नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं जो है बक्सर के युद्ध के कारण व परिणाम, यानी कैसे सन 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ तथा उन युद्ध के क्या कारण निकल कर आए और उन युद्ध से जब युद्ध हुआ उसके बाद में हमारे सामने कौन कौन से परिणाम निकल कर आए। हम चर्चा करेंगे बक्सर का युद्ध। अब जब बक्सर का युद्ध हुआ, इससे पहले कुछ घटनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। बक्सर का युद्ध जब हुआ था उससे पहले हम थोड़े से बंगाल यानी थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बंगाल के राजाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो उस जब बंगाल का नवाब मीर जाफर था तथा प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उस समय जो ये मीर जाफर था ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो इस सेनापति था तब सन 1757 के अंदर जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, तब अंग्रेजों ने जो मीर जाफर था जो बंगाल के नवाब का सेनापति था उसके कृपा पात्र से सन 1757 के अंदर बंगाल की गद्दी पर बैठता है। कब? सन 1757 के अंदर बंगाल की गद्दी पर बैठता है तथा इस बंगाल की गद्दी पर बैठने के एवज में उन्होंने अंग्रेजों को लगभग 3000 रुपए दिए तथा अनेक प्रकार के उनको उपहार स्वरूप दिए। उस समय अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव। उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। इस रॉबर्ट क्लाइव ने यानी सिराजुद्दौला की जब मृत्यु हो जाती है तब रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1757 के अंदर मीर जाफर को नया नवाब बनाया। ये जो मीर जाफर था ये अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव की मांग इतनी अधिक हो चुकी थी उनके प्रति कि वो उनको पूरा कर सकता था। यानी जब तक रॉबर्ट क्लाइव की मांग यानी धन के प्रति जो मांग थी वो मांग को जब तक ये मीर जाफर पूरा करता रहा तब तक वह उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहा। क्यों रहा? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के कृपा पात्र से ही जो मीर जाफर था वो बंगाल की गद्दी पर आसीन हुआ तथा बंगाल का नवाब बना था। अब जब सन 1760 के अंदर ये क्लाइव इंग्लैंड जाता है, ये क्लाइव जब इंग्लैंड जाता है तब वहाँ से ये मीर जाफर से अत्यधिक धन और अधिक धन की मांग करता है, लेकिन जो मीर जाफर था उसका जो राजकोष था वो रिक्त हो गया या खाली हो गया। इस कारण वो रॉबर्ट क्लाइव की जो मांग थी उस मांग को पूरा नहीं कर पाया। इस कारण रॉबर्ट क्लाइव ने इस बंगाल के नए शासक यानी जो बंगाल का नया शासक था मीर जाफर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए तथा सन 1760 के अंदर ही रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की गद्दी से मीर जाफर को तो हटा दिया यानी गद्दी से हटाया तथा उसके स्थान पर सन 1760 के अंदर ही इसी मीर जो जाफर था उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया। मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया गया। कब? जब 1760 के अंदर यानी इस रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को तो बंगाल की गद्दी से क्योंकि ये कहने को तो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था, कहने को तो बंगाल का नवाब था, लेकिन अंग्रेज जैसे इनको कहते थे वैसा ही कार्य करता था। तो अंग्रेजों की जो भूख थी उस भूख को जब ये पूरा नहीं कर पाया तब सन 1760 के अंदर इस रॉबर्ट क्लाइव ने मीर कासिम को बंगाल का शासक बनाया तथा इस मीर जाफर को बंगाल की गद्दी से हटा दिया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब बंगाल की गद्दी का नया जो सम्राट था वो था मीर कासिम। बंगाल की गद्दी का जो नया सम्राट था मीर कासिम, ये रहा था 1760 से लेकर 1763 तक, यानी 3 वर्ष शासन किया था। इस मीर कासिम को बंगाल की गद्दी तो मिली तो अंग्रेजों के कृपा पात्र से थी। किसके? अंग्रेजों के कृपा पात्र से मिली थी। क्यों? क्योंकि ये मीर जो जाफर था उसका ये दामाद था तथा ये हमेशा ही बंगाल की गद्दी को हथियाने के लिए
तैयार रहता था। तब अंग्रेजों को जब ये पता चला भी मीर जाफर हमारी जो धन के प्रति भूख है उसको शांत नहीं कर पाया, तब अंग्रेजों ने सन 1760 में मीर जाफर को तो बंगाल की गद्दी से हटा दिया तथा एक नए उसी के दामाद मीर कासिम को सन 1760 में बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया। अब देखो, इस बंगाल की गद्दी पर जो मीर कासिम बैठा था, इसकी अवध में, इस बैठने की एवज में उन्होंने अंग्रेजों को बर्दवान, मिदनापुर तथा चट्टगांव की जमींदारी दी तथा शासक बनने की एवज में 29 लाख रुपए उपहार स्वरूप दिए। 29 लाख रुपए उपहार स्वरूप दिए। 29 लाख रुपए, यानी कहने को तो हम कह सकते हैं कि मीर कासिम भी अंग्रेजों की कृपा पात्र से ही बंगाल की गद्दी पर बैठा, लेकिन जैसे ही वो सन 1760 में बंगाल का नवाब बनता है, उन्होंने अंग्रेजों को बदले में क्या दिया, एक तो बर्दवान का क्षेत्र दिया, एक मिदनापुर तथा चट्टगांव के जो गांव थे उन क्षेत्रों की जमींदारी दे दी तथा उपहार स्वरूप 29 लाख रुपए उनको उपहार के स्वरूप में दिए। तो ये जो मीर कासिम जो बंगाल का नया नवाब बना, ये हमेशा ही एक महत्वाकांक्षी शासक था। क्या था? महत्वाकांक्षी व योग्य शासक था। महत्वाकांक्षी व योग्य शासक था। ये जैसे ही बंगाल की गद्दी पर बैठता है, जैसे ही बंगाल की गद्दी का नवाब बनाया जाता है इसको, तब इन्होंने सर्वप्रथम अपनी सैनिक शक्तियों को बढ़ाना आरंभ किया तथा जो पीछे की परिस्थितियां थी उसमें जो बंगाल का राज्य था वो जिन परिस्थितियों से गुजरा था, उन परिस्थितियों को सुधारने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार किया। इस आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने सर्वप्रथम जो मीर जाफर ने अंग्रेजों से जो कर्ज लिया उस कर्ज को चुकाया तथा जो सेठ साहूकार व जमींदार लोग थे उन लोगों को जो पीछे का बकाया मीर जाफर के समय जो यानी कर था, उस कर को लेने के लिए बाध्य किया। जब अब मीर जाफर ने अंग्रेजों का जो कर्जा था वो चुका दिया, तो अब एक नए साम्राज्य के रूप में वो अपने एक नए साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था, और वो भी कैसे? स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था। कौन? मीर कासिम। जब मीर कासिम ने अंग्रेजों का जो कर्ज चुका दिया तथा वहां के जमींदारों को कर देने के लिए बाध्य किया। क्यों किया? क्योंकि वो अपनी जो क्षेत्र की आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उनको सुधारना चाहता था तथा अपने राज्य को हर सैनिक शक्ति से शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो मीर कासिम को बना दिया गया। उन्होंने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया है कर देने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मीर कासिम था यह मीर जाफर की तरह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली नहीं बनकर रहना चाहता था। क्यों? क्योंकि मीर जाफर जब अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बना, अंग्रेजों ने जैसा किया उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन ये मीर कासिम खुद महत्वाकांक्षी शासक था, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, और उन्होंने अंग्रेजों का जो जितना भी कर्ज लिया गया था वो चुका लिया तथा वह अब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली नहीं बनकर रहना चाहता था तथा बंगाल के अंदर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने अब जब एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना उन्होंने कर ली, इसीलिए बंगाल के अंदर नए नए किलों का निर्माण करवाया तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई। ये मरम्मत उन्होंने ऐसे करवाई क्योंकि उनको पता था भी मीर कासिम ये जानता था भी तेरे को जो बंगाल की गद्दी मिली है वो सिर्फ अंग्रेजों के कृपा पात्र से मिली है। वो क्यों? क्योंकि अंग्रेज ये चाहेंगे कि
मीर कासिम है जो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रहे, लेकिन इन्होंने तो जो अंग्रेजों का जो पूरा कर्जा था वो चुका दिया था। अब वो कर्जा चुकाने तथा उन्होंने नए नए किलों का जब निर्माण करना शुरू कर दिया, तब अंग्रेज अधिकारियों ने इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए तथा अब अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब के मध्य युद्ध होने की कगार पर आ गया था। युद्ध होने की कगार पर आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि अंग्रेज तो ये चाहते थे जो मीर कासिम है वो हमारे हाथ की कठपुतली बनकर रहे, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों तथा जमींदारों को कर देने के लिए बाध्य किया तथा अपने बंगाल राज्य के अंदर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, नए नए किलों का निर्माण करवाया तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई। ये सब कार्य कर रहा था। तब अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने मीर कासिम को बंगाल की गद्दी से हटाने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। इसी षड्यंत्र के कारण इधर अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब तथा मीर कासिम के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ तथा इस युद्ध के अंदर यानी जो मीर कासिम है वो बुरी तरह पराजित हुआ तथा इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर का युद्ध क्यों हुआ? क्यों इधर नवाब तथा अंग्रेजों के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ? इसके पीछे क्या क्या कारण थे? तो पहला कारण है नवाब का महत्वाकांक्षी होना। बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम वो हमेशा से ही एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। क्यों? क्योंकि वो इसी के अंतर्गत अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था तथा अपने साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला था तथा वह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली न बनकर एक बंगाल के अंदर नए राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा पहला जो कारण था वो था नवाब का महत्वाकांक्षी होना। दूसरा है राजधानी परिवर्तन। तो प्रिय विद्यार्थियों, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को क्यों परिवर्तन किया? उस समय बंगाल की जो राजधानी थी, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। इस मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी बंगाल की, इसके ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था किसका? अंग्रेजों का जब अधिकार हो गया था तब इस मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद राजधानी को छोड़ा तथा उसके स्थान पर जो अपनी राजधानी थी उसको मुंगेर में हस्तांतरित कर लिया। मुंगेर को नई राजधानी बनाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है राजधानी परिवर्तन। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा जो हमारा पॉइंट है प्लासी की पराजय का बदला लेना। यानी जब बंगाल के अंदर सन 1757 के अंदर जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो इधर अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव तथा उधर बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला तथा उसका सेनापति था मीर जाफर। जब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा जा रहा था तब इस मीर जाफर के पुत्र मीरन ने धोखे से सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। किसकी? धोखे से सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। किसने? मीरन ने। ये बात उस समय देख रहा था कौन? मीर कासिम।
मीर कासिम इस बात को देख रहा था, इस कारण वह अंग्रेजों से यानी जो प्लासी के युद्ध में पराजय हुई थी उस पराजय का बदला लेना चाहता था। अगला पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र है, यानी अंग्रेज व नवाब के बीच संबंध थे ना, वो तो पहले से ही परिपूर्ण नहीं थे। क्यों? क्योंकि नवाब ये जानता था भी जो दीर्घकालीन परिस्थितियां उसमें अंग्रेजों के साथ में अवश्य कभी न कभी युद्ध तो जरूर होगा। लेकिन इस बात का जब पता नवाब को चलता है तो नवाब उस कार्य से यानी जो अंग्रेजों के कार्य थे उससे बहुत ही क्रोधित होता है तथा हमेशा ही अंग्रेज नवाब को संदेह की दृष्टि से देखता था। तो अब अंग्रेजों ने जैसे मीर जाफर को हटाने के लिए षड्यंत्र प्रारंभ किए, वैसे ही अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाने के षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए थे। इस कारण दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो और अधिक बनती गई तथा एक दिन ऐसा आया जब इन दोनों दूरियों ने बक्सर के मैदान में ला खड़ा किया। नवाब की प्रतिक्रिया। जब बंगाल के नवाब मीर कासिम को यह पता चल गया था भी अंग्रेज आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, तब उनको इस बात का पता चलता है तो वो सबसे ज्यादा क्रोधित होता है तथा उन्होंने अंग्रेजों की कलकत्ता के कासिम बाजार की कोठी पर कब्जा कर लिया। यानी कह सकते हैं भी जब नवाब को यह पता चल गया भी अंग्रेज तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, तब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में परिवर्तन किया तथा बंगाल से चलकर कलकत्ता गया और वहां कलकत्ता के अंदर जो अंग्रेजों की यानी जो कलकत्ता के कासिम बाजार की कोठी थी उस कोठी पर कब्जा किया तथा इसका कब्जा करने का जब अंग्रेजों को पता चलता है तो उधर से अंग्रेजी सैनिक मीर कासिम का विरोध करते हैं तथा दोनों के मध्य एक छोटी मोटी झड़प होती है। उस झड़प के अंतर्गत ये जो मीर कासिम है इनको पराजय का सामना करना पड़ता है तथा वहां से वह भागकर पटना चला जाता है। वहां से भागकर कहां चला जाता है? पटना चला जाता है। अब हम पढ़ते हैं बक्सर के युद्ध की घटना। बक्सर के युद्ध की घटना भी कैसे बक्सर का युद्ध हुआ, क्या घटना घटी, कैसे बक्सर का युद्ध हुआ, क्या घटना घटी। जब मीर कासिम बंगाल को छोड़कर पटना की ओर भाग जाता है, बंगाल को छोड़कर पटना की ओर भाग जाता है, पटना की ओर भाग जाता है, फिर पटना से वह अवध चला जाता है, पटना से अवध चला जाता है। और उस समय अवध का नवाब था सुजाउदौला। उस समय अवध का नवाब कौन था? सुजाउदौला। इस सुजाउदौला की शरण में चला जाता है, सुजाउदौला की शरण में चला जाता है तथा मीर कासिम इनसे सहायता मांगता है। किसकी रक्षा के लिए? बंगाल की रक्षा के लिए सहायता मांगता है। तो इस जो सिजाउदौला थे इन्होंने दोहरी चाल चली। क्यों? क्योंकि ये सिजाउदौला इधर अंग्रेजों के भी पक्ष में था, इधर अंग्रेजों के भी पक्ष में था तथा इधर जब मीर कासिम अवध के नवाब के पास में सहायता मांगने के लिए आया तो इधर उन्होंने भी किसको? अंग्रेज यानी मीर कासिम को भी सहायता देने का आश्वासन दिया। उस समय भारत का मुगल सम्राट, उस समय भारत का मुगल सम्राट था शाह आलम। उस समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम था। शाह आलम भी अपने दिल्ली को छोड़कर और कहां आया हुआ था? इलाहाबाद आया हुआ था। तब ये दोनों मिलकर मीर कासिम तथा सिजाउदौला दोनों मिलकर मुगल बादशाह शाह आलम से सहायता मांगने के लिए जाते हैं तथा शाह आलम भी इस युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं तथा उधर सिजाउदौला, शाह आलम तथा मीर कासिम
सिजाउद्दौला शाह आलम तथा मीर कासिम की शौकत सेना, मीर कासिम की शौकत सेना जब ये रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है भी अवध का नवाब, बंगाल का नवाब तथा मुगल सम्राट शाह आलम तीनों इकट्ठे हो गए, तीनों की शौकत सेना, ये तीनों मिलकर संयुक्त रूप से हमारी सेनाओं पर आक्रमण करेंगे, तब क्लाइव ने अपने सेनापति मुनरो के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अपने सेनापति मुनरो के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी कहाँ भेजी? बक्सर के मैदान में। और इधर से कौन गई थी? इधर से कौन गया था? मीर कासिम, सुजाउद्दौला की सेना तथा शाह आलम की सेना। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के साथ में अंग्रेजों का युद्ध होता है। कब? 22 अक्टूबर सन 1764 के अंदर बक्सर के मैदान में युद्ध होता है तथा अंग्रेजों की इसके अंदर जीत होती है तथा मुगल यानी मीर कासिम, अवध के नवाब की सेनाएं तथा मुगल सम्राट की सेनाओं को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ता है। यहाँ से युद्ध क्षेत्र से, इस बक्सर के युद्ध क्षेत्र से मीर कासिम तो दिल्ली की ओर भाग जाता है और वहीं दिल्ली के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है तथा ये जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, ये भी युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन अंग्रेजी सेना ने इसका पीछा किया तथा उनको पकड़ लिया। इस पकड़ने के कारण अवध के नवाब सिजाउद्दौला ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी का जो युद्ध था उसके अंदर जो कुछ भी कमियां रही थी उसको पूरा किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारे बक्सर के युद्ध की घटना, यानी बक्सर के युद्ध के कारण हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे और अब आज पढ़ने जा रहे हैं कि बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या निकले थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन जो बक्सर के युद्ध के जो परिणाम थे, प्रिय विद्यार्थियों, बक्सर के युद्ध का पहला परिणाम है बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होना। यानी जो बंगाल राज्य था, जब प्लासी का युद्ध लड़ा जा रहा था, यानी प्लासी का युद्ध जब लड़ा गया, उनमें पूर्ण रूप से यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से तो स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेजों को, लेकिन वास्तविक रूप से वो बंगाल के हकदार नहीं हो सके थे। तो इस कारण जो बक्सर का युद्ध था उसका पहला कारण है बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होना, यानी जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जो प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर यानी जो सिराजुद्दौला था उनके विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था, वो युद्ध छल कपट के माध्यम से जीता गया था। लेकिन इस बक्सर के युद्ध के अंदर अंग्रेजों की एक टुकड़ी ने इधर अवध के नवाब तथा बंगाल के नवाब तथा मुगल शासक की तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। तो बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब अंग्रेज थे वह वास्तविक रूप से बंगाल के वास्तविक रूप से बंगाल के अधिकारी हो गए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो बक्सर के युद्ध का पहला परिणाम है वो है बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। क्यों? क्योंकि जो बंगाल था उसके ऊपर अब अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में विजेता प्राप्त करके उस पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया था और वो पूर्ण रूप से अब कानूनी तौर पर भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। जो बक्सर के युद्ध के परिणाम थे उसके परिणाम नंबर 2 है बंगाल के नवाब व मुगल साम्राज्य पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित होना। कंपनी का प्रभुत्व कैसे स्थापित हुआ? क्योंकि इस युद्ध के अंदर बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब सिजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। अब भारत के अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं बची थी जो इन अंग्रेजों का सामना कर सके। इस प्रकार बंगाल के नवाब तथा मुगल साम्राज्य पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। क्यों? क्योंकि वैधानिक रूप से अब कंपनी, लीगल रूप से कंपनी
का जो साम्राज्य था वो पूरे भारत पर स्थापित हो गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे बक्सर के युद्ध के परिणाम का दूसरा है बंगाल के नवाब व मुगल साम्राज्य पर प्रभुत्व स्थापित होना। जो बक्सर के युद्ध के परिणाम का तीसरा पॉइंट है अंग्रेजी कंपनी की शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि। अंग्रेजी कंपनी की शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, यानी बक्सर का जो युद्ध था उसमें विजयी रहने पर उनकी विजय, जब उनको विजय मिली तब उनकी जो सैनिक शक्ति थी उसकी तथा उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि जो शक्ति व प्रतिष्ठा उनको प्लासी के युद्ध में नहीं मिली थी, वो शक्ति व प्रतिष्ठा किसके युद्ध में मिली थी? बक्सर के युद्ध में। क्यों? क्योंकि बक्सर के युद्ध में इन्होंने भारत की तीनों सेनाओं, भारत की जो तीन, अब जैसे बंगाल, अवध तथा मुगल सम्राट था, उन तीनों की संयुक्त जो सेनाएं थी उन सेनाओं को पराजित किया। इस कारण अंग्रेजों की शक्ति व प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि हो गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, बक्सर के युद्ध के परिणाम नंबर 3 ये था। विद्यार्थियों, 4 नंबर जो बक्सर के युद्ध का परिणाम है वो है ब्रिटिश कंपनी की नींव भारत में मजबूत होना। कैसे? क्यों? क्योंकि जो प्लासी का युद्ध था वो तो अंग्रेजों ने छल कपट के माध्यम से जीता था, इस कारण वो पूर्ण रूप से अपनी नींव है उसको मजबूत नहीं कर सके थे। लेकिन बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें उसको पूर्ण रूप से विजयी रहे थे तथा भारत के अंदर उनकी जो नींव थी ब्रिटिश कंपनी की वो अब और भी मजबूत हो गई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा कार्य जो ब्रिटिश यानी जो बक्सर का युद्ध था उसका परिणाम नंबर 4 ये था। प्रिय विद्यार्थियों, बक्सर के युद्ध के परिणाम नंबर 5 हैं वो है ब्रिटिश सेना की शक्ति व श्रेष्ठता सिद्ध होना। यानी ब्रिटिश की जो सेना थी उनकी कैसे शक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने छल कपट से जीता था। सिराजुद्दौला के साथ में उस युद्ध में धोखा किया गया था। लेकिन यहाँ जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके अंदर एक सेना अवध की थी, दूसरी सेना बंगाल की थी तथा तीसरी सेना मुगल शासक की थी। तीसरी सेना मुगल शासक की थी। इन तीनों सेनाओं को पराजित किया था किसने? अंग्रेजी सैनिकों ने इन तीनों सेनाओं को पराजित किया था। इस कारण अंग्रेजों की जो सेना थी उसकी शक्ति यानी उन के जो युद्ध कौशल की जो रणनीतियां थी उनके बारे में पता चला। इस कारण उसकी सैनिक शक्ति भी श्रेष्ठता सिद्ध हुई थी। क्यों? क्योंकि इन तीनों की जो सैनिक शक्तियां थी वो 3 सैनिक शक्तियां मिलकर भी किसका सामना नहीं कर पाई थी? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकी थी। इस कारण अवध, बंगाल तथा मुगल जो शासक था इन तीनों को ही बक्सर के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, बक्सर के युद्ध का परिणाम नंबर 5 कौन था? ब्रिटिश सेना की शक्ति व श्रेष्ठता का सिद्ध होना, पूर्ण भारत पर अधिकार। देखो कैसे संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, कैसे ब्रिटिश कंपनी ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। क्यों? क्योंकि उस समय पूरे भारत के अंदर ऐसा इन 3 राज्यों को छोड़कर कोई ऐसा साम्राज्य या कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इन अंग्रेजों का सामना कर सके। उसमें से एक थी बंगाल, दूसरा था अवध का नवाब और तीसरा था मुगल सम्राट जो शाह आलम था। लेकिन इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित करके बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने तथा अब संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। क्यों? क्योंकि इन तीनों को छोड़कर भारत के अंदर ऐसी अब कोई शक्ति नहीं बची थी जो अंग्रेजों का सामना कर सके। तो बक्सर के युद्ध के परिणाम नंबर 6 में हमने पढ़ा है संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार या पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार। ये विद्यार्थियों, जो बक्सर के युद्ध का परिणाम नंबर 7 है वो है प्लासी के अधूरे कार्य को करना। क्यों? क्योंकि प्लासी के अंदर अंग्रेजों को विजय तो मिली थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को विजय मिली थी लेकिन फिर भी वो उनका जो भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे वो आधिपत्य उनका पूरा नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने युद्ध जीत लिया था, अप्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने प्लासी का जो युद्ध था उसको जीत लिया था, लेकिन इस युद्ध को जीतने के लिए उनको छल कपट का सहारा लेना पड़ा था। कभी सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर था उनको अपनी ओर किया गया था। इस कारण अप्रत्यक्ष रूप से तो
प्लासी के युद्ध के अंदर उनको विजय मिली थी, लेकिन इस बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप वे अब पूरे भारत के ऊपर वैधानिक रूप से भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। प्लासी के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से उनको विजय मिली थी, लेकिन पूरे भारत के सम्राट नहीं बन सके थे जो ब्रिटिश कंपनी थी। लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ, उस बक्सर के युद्ध में उन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट जो शाह आलम थी, उन तीनों की जो संयुक्त सेनाएं थी, उन संयुक्त सेनाओं को हराकर बक्सर के युद्ध में और पूरे जो प्लासी के युद्ध में उनकी जो अधूरी जो कहानी रह गई थी, उस कहानी को किसके युद्ध में पूरा कर लिया? उन्होंने बक्सर के युद्ध में पूरा कर लिया तथा अब अंग्रेजों का वैधानिक यानी कानूनी रूप से पूरे भारत पर अधिकार हो गया था। अरे जो बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो 8वां पॉइंट है वो है इलाहाबाद की संधि। अब ये इलाहाबाद की संधि हुई कब थी? 12 अगस्त सन 1765 को जो यानी इलाहाबाद की संधि ये किन किन के मध्य हुई थी? एक तो अंग्रेजों के मध्य प्लस अवध का जो नवाब था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, यानी जो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त सन 1765 को किन किन के मध्य हुई थी? तो एक तरफ तो अंग्रेज थे। क्यों? क्योंकि बक्सर का जो युद्ध अंग्रेजों ने जीता था, उस समय जो अवध का सम्राट शुजाउद्दौला था, इन्होंने बंगाल के सम्राट यानी जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, उनका सहयोग किया था। इस कारण इनको भी बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेजों को विजय मिली थी, तब इनको भी युद्ध का बक्सर का मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। फिर अंग्रेजों तथा शुजाउद्दौला के मध्य इलाहाबाद नामक स्थान पर एक संधि होती है, जो कब हुई थी? 12 अगस्त सन 1765 के अंदर हुई थी। और इन अंग्रेजों तथा शुजाउद्दौला के मध्य जो संधि हुई थी, इन संधि की कुछ शर्तें थी, जो शर्तें निम्नलिखित हैं। जो कुछ इस संधि के अंतर्गत कुछ शर्तें रखी गई थी, जो शर्तें इस प्रकार हैं। इलाहाबाद की जो संधि की शर्तें, जो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी, उस संधि के अंदर क्या क्या शर्तें रखी गई थी और क्या क्या अन्य कार्य हुए थे? तो शर्त नंबर पहली, 1 नंबर जो शर्त थी वो क्या है? अवध को नवाब शुजाउद्दौला जो था, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में जो युद्ध किया, उन युद्ध में उनको पराजय का सामना करना पड़ा तथा मजबूरन उनको अंग्रेजों के साथ में संधि करनी पड़ी। तो संधि की जो पहली शर्त थी वो है अवध के नवाब जो इलाहाबाद की संधि की पहली शर्त थी वो क्या है? अवध के नवाब शुजाउद्दौला को कड़ा व अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा व इलाहाबाद को छीन लिया गया तथा इन दोनों क्षेत्रों को मुगल सम्राट संधि के तहत मुगल सम्राट को सौंप दिए गए। पहली संधि की शर्त क्या है? अवध के नवाब शुजाउद्दौला को कड़ा व इलाहाबाद शुजाउद्दौला से कड़ा व इलाहाबाद को छीन लिया गया तथा मुगल सम्राट, ये जो दोनों क्षेत्र थे, ये मुगल सम्राट जो शाह आलम था उसको वापिस दिया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इलाहाबाद संधि की पहली शर्त ये थी। तो इलाहाबाद की जो संधि की दूसरी शर्त थी, जो शुजाउद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी, उसकी दूसरी शर्त है अब यानी जब
इलाहाबाद की संधि हो गई थी 12 अगस्त सन 1765 में। तो उस संधि की दूसरी शर्त क्या रखी गई थी भी, अब ब्रिटिश शासन यानी जब बक्सर का युद्ध जीत लिया है तो अब ब्रिटिश कंपनी अवध के अंदर बिना कर दिए ही अपना व्यापार कर सकती है। पहले जब इनको व्यापार करने के लिए कर देना पड़ता था, अब वो कर मुक्त हो गई है। शर्त नंबर तीसरी क्या है प्रिय विद्यार्थियों, कंपनी ने अब अवध को वापिस नवाब को सौंप दिया संधि के तहत। क्योंकि जब सुजाउद्दौला भी इस बक्सर के युद्ध में पराजित हो गया था, तब इस अवध पर किसका कब्जा हो गया था, अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। इस कारण अब जब इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी द्वारा अब जो अवध का क्षेत्र था वो वापिस किसको दे दिया गया, नवाब को दे दिया गया था। ये थी प्रिय विद्यार्थियों 3 शर्तें। प्रिय विद्यार्थियों बक्सर का जो युद्ध था उसके जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उस इलाहाबाद की संधि के तहत यानी अंग्रेजों की जो सेना थी उनने जो बक्सर का युद्ध लड़ा था, उन बक्सर के युद्ध में जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई थी यानी जितना भी उनके हानि हुई थी, जितना भी उनका नुकसान हुआ था, उन नुकसान की क्षतिपूर्ति कौन करेगा, अवध का नवाब। तो बक्सर के युद्ध की जो चौथी शर्त थी वो क्या थी, ये थी। इस नवाब को क्षतिपूर्ति के लिए 50,000 रुपए देने पड़े थे, किसको, ब्रिटिश कंपनी को। जो इलाहाबाद की संधि थी उसकी शर्त नंबर क्या है, शर्त नंबर जो 5 है वो क्या है, अंग्रेजों ने अवध के नवाब को युद्ध के अंदर सैनिक सहायता देंगे। यानी अगर जब तक अंग्रेजों के साथ में ये संधि की शर्तें मानी जाएगी, अगर कोई भारी शक्ति आकर अवध के ऊपर आक्रमण करेगी तो उस युद्ध के अंदर संधि के तहत जो अंग्रेज अधिकारियां या जो ब्रिटिश सेना है वो उनको सहायता तो देंगी, लेकिन सहायता के बदले उनको उन पूरी की पूरी सेना का अवध के नवाब को क्या करना पड़ेगा, खर्च वहन करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने बक्सर का युद्ध पढ़ा, किन किन के मध्य हुआ, बक्सर के युद्ध के क्या कारण थे होने के, और कैसे जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था जिसमें पूर्ण रूप से भारत के ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित नहीं हुआ था, उस आधिपत्य को पूरा करने के लिए कैसे उस अधूरे कार्य को कैसे बक्सर के युद्ध ने उसको पूरा किया, तथा उस युद्ध होने के पीछे क्या कारण थे वो हमने पिछली कक्षा में पढ़े फिर उनके बाद में हमने आज बक्सर के जो परिणाम निकल कर आए थे वो पढ़े। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था हमारा इकाई नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। धन्यवाद।